पहला है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था। पहला है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करना, दूसरा कृषि क्षेत्र का विकास करना, या तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का विस्तार करना। तो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प डी, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यही था, क्योंकि बैंकें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में रुचि नहीं दिखा रही थी। इस कारण से 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है कि सरकार अपना व्यय किस प्रकार पूरा करती है। लोगों पर कर लगाकर, मुद्रा निर्गमन करके, सी वाय ऋण लेकर के, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सरकार के जो आय के स्रोत हैं वो कर है। मुद्रा निर्गमन करके भी सरकार अपना व्यय पूरा कर सकती है, और वाय ऋण विदेशी बैंकों से ऋण लेकर के भी अपना व्यय पूरा कर सकती है। अगला प्रश्न है कि जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर ऊंची होती है और न्यून आर्थिक विकास होता है। अब इसमें 3 स्थितियां हैं। मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, किंतु आर्थिक विकास का स्तर कम है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको निष्पन्द स्फीति या स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, और यह वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति भी होती है और बेरोजगारी की दर भी ऊंची होती है, किंतु आर्थिक विकास जो होता है उसका स्तर निम्न होता है। विकास दर जो होती है वो कम होती है। अगला प्रश्न है कि कीमत संयंत्र के आधार पर मुद्रा सबसे अधिक प्रभावशाली किसमें है। हम जानते हैं कि मुद्रा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। अगला है कि इनमें से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो केंद्रीय बैंक के जो कार्य हैं, तो नोट निर्गमन करना, ये केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। लोगों को ऋण देना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक में जनता के खाता नहीं खोले जाते हैं। वो ना तो जनता की जमा को स्वीकार करता है और ना जनता को ऋण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है कि लोगों को ऋण प्रदान करना। साख नियंत्रण और बैंकों का बैंक, ये केंद्रीय बैंक की स्थिति है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का विश्लेषण किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर डाल्टन। डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि गुणात्मक साख नियंत्रण का क्या उद्देश्य है। उपभोक्ता साख का नियमन करना, दूसरा साख की राशनिंग करना, तीसरा नैतिक दबाव। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। गुणात्मक साख नियंत्रण विधि में साख नियंत्रण नैतिक दबाव के माध्यम से इस प्रकार से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति में किस वर्ग को लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति में जो ऋणी होता है, जिसने ऋण लिया है, उसको लाभ होता है। अगला प्रश्न है कि विनिमय या लेन देन समीकरण कौन सा है। तो इसमें पहला है MB बराबर PT और दूसरा है P बराबर MB/T। अब ये सर्व समीकरण जो दी गई है, इस B में भी यदि इसको भी सरल कर लेंगे तो PT बराबर MB हो जाएगा। तो पहले में राइट हैंड साइड A में जो है वो B में लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता। तो इस प्रकार से ये दोनों समीकरण जो हैं ये सही है।
अगला प्रश्न है कि मंदी के समय सार्वजनिक व्यय को क्या किया जाना चाहिए? तो मंदी के समय सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए। अभी कोरोना के समय में भी हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सरकार को यह सलाह दी है कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाए। राजकोषीय घाटे को दरकिनार करके भी सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की सलाह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दिया है। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? तो पहला है साख नियंत्रण। तो हम जानते हैं साख नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला विकल्प जो है ये गलत है। दूसरा, साख का निर्माण, और ये सही उत्तर है क्योंकि व्यापारिक बैंक जनता की जमा को स्वीकार करते हैं और हम जानते हैं कि जमा से साख का सृजन होता है। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक साख निर्माण का कार्य करती हैं। तो इसका सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है लोक वित्त और निजी वित्त दोनों में गोपनीयता होती है। तो ये इसमें लोक वित्त में गोपनीयता नहीं होती है। लोक वित्त में आय और व्यय और ऋण इन सबका जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। हम जानते हैं कि फरवरी माह में देश का बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट लोक वित्त ये गोपनीय नहीं होता है और निजी वित्त गोपनीय होता है। तो इस प्रकार से पहला कथन असत्य है। दूसरा, लोक वित्त और निजी वित्त दोनों का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। तो इसका सही विकल्प है बी, क्योंकि लोक वित्त और निजी वित्त दोनों का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। और सी ऑप्शन है कि दोनों अधिक का बजट बनाते हैं। तो यह भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि निजी वित्त अधिक का बजट बनाते हैं जबकि लोक वित्त प्रायः अधिक का वित्त नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है दोनों मासिक बजट बनाते हैं। तो इसमें निजी वित्त तो मासिक बजट निर्माण करता है, किंतु लोक वित्त वार्षिक बजट बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प बी है ये सही है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण वह बिंदु है जहां, तो इसमें है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण किस बिंदु पे होता है? तो हम जानते हैं कि जिस बिंदु पर सीमांत सामाजिक कल्याण और सीमांत सामाजिक त्याग बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प जो सी है वो सही है। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण का कौन सा बिंदु होता है ये याद रखें। सीमांत सामाजिक कल्याण और सीमांत सामाजिक त्याग, जहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं वह बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु होता है। अगला प्रश्न है कि रेपो रेट क्या है? और रेपो दर वर्तमान समय में साख नियंत्रण की बहुत ही प्रसिद्ध रीत हो गई है और इसका बार बार प्रयोग भी किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कीन्स द्वारा दिए गए निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा सही है? y = c+i, ए ऑप्शन है। दूसरा y = c+s और तीसरा है c i = s। तो ये पहला जो विकल्प है इसमें i बराबर उपभोग प्लस
विनियोग और दूसरा है Y बराबर I बराबर उपभोग प्लस बचत। तो इस प्रकार से जब इन दोनों सर्व समीकरणों को हल कर लेंगे तो इसका विकल्प तीसरा आ जाएगा, विनियोग बराबर बचत। तो इस प्रकार से इसका सही जो उत्तर है वो डी है। इसके तीनों विकल्प सही है।